हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से बेस्ट 40 क्वेश्चंस की तरफ कंप्यूटर अवेयरनेस, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क, स्केल 1, स्केल 2, स्केल 3, जीबीयू, इन सभी एग्जाम्स के लिए ये सेशन आपका बेनिफिशियल है। बात करें यहां पर 12 डेज 12 टेस्ट के बारे में, तो आज है इसका डे 12, जहां पर हर एक सेशन में हम लोग बेस्ट 40 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और आज का सेशन इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले उन 15 क्वेश्चंस पर बात करेंगे जो कि प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स में काफी पॉपुलर है। वो एक टॉपिक जहां से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनी गेसेस? यस, दैट इज प्रोटोकॉल। नेटवर्किंग में आप जानते हैं प्रोटोकॉल का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। और यहां पर हमने आज सबसे पहले 15 क्वेश्चंस रखे हैं अलग अलग प्रोटोकॉल से, जो कि एग्जाम में पूछे गए या पूछे जा सकते हैं। और यहां से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। फिर 15 क्वेश्चंस के बाद में मिक्स क्वेश्चन का पैटर्न हमने आपके लिए रखा है ना, जैसे कि होता है। तो आप मुझे बताइएगा कि इस ओवरऑल 40 क्वेश्चंस में आपने कितना स्कोर किया इस सेशन के लास्ट में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं सेशन को। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क या जीबीओ एग्जाम या स्केल 2, स्केल 3 एग्जाम्स को लेकर कंप्यूटर अवेयरनेस के कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके लिए ये कोर्स बेस्ट है। कॉन्सेप्ट, एमसीक्यू, पीडीएफ, मॉक टेस्ट के साथ टॉपिक वाइज पैटर्न पर बेस्ड कंप्लीट कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन पर आपको देखने को मिलेगा। 15 मार्च से स्टार्ट हुआ है, 12 मंथ्स की वैलिडिटी है। कोई कंफ्यूजन है आपको इस कोर्स के रिगार्डिंग, कोई इंक्वायरी है, तो आप दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा, या गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर में जाकर आप अरोड़ा एजुकेटर टाइप करेंगे, एप्लीकेशन आ जाएगी। और फिर आप वहां पे एप्लीकेशन डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद में आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क 2024 का ये कंप्यूटर अवेयरनेस का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। प्रीवियस सेशन में अगर हम लोग बात करें तो एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। ये क्वेश्चन क्या था? डैश इज द डिफॉल्ट सर्च इंजन इन टॉर ब्राउजर। टॉर का मतलब दी अनियन राउटिंग। अगर हम टॉर ब्राउजर की बात करें तो इस केस में जो बाय डिफॉल्ट सर्च इंजन इस्तेमाल किया जाता है वो कौन सा है? एंड द करेक्ट आंसर इज डक डक गो। हम लोग जानते हैं कि डिफॉल्ट सर्च इंजन टॉर ब्राउजर का यूज हम लोग क्यों करते हैं? प्राइवेट ब्राउजिंग के लिए। अगर हमें कुछ सीक्रेट ब्राउजिंग, कुछ प्राइवेट ब्राउजिंग या कुछ इलीगल चीजें अगर हमें करनी है तो हम उसके लिए टॉर ब्राउजर का यूज करेंगे। और उसकी जगह पर टॉर ब्राउजर का यूज करते करते जो सर्च इंजन हम यूज करेंगे वो कौन सा होगा? डक डक गो होगा। क्लियर है? वेरी गुड। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन ये रहा, बताइए। डैश प्रोटोकॉल इज द फाउंडेशन ऑफ द इंटरनेट एंड मोस्ट होम एंड बिजनेस नेटवर्क। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन और आईबीपीएस और इवन आरबीआई का भी फेवरेट क्वेश्चन है। बताइए ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो इंटरनेट और अधिकांश घरेलू और व्यावसायिक नेटवर्क की नींव है, फाउंडेशन है? एचटीटीपी, एफटीपी, टेलनेट, डीएचसीपी या टीसीपी/आईपी? जब कभी भी बात फाउंडेशन की होगी इंटरनेट की तो आंसर क्या होगा? टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल, यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। हम लोग जानते हैं कि टीसीपी प्रोटोकॉल की अगर बात होती है तो ये कनेक्शन ओरिएंटेड है, जबकि आईपी प्रोटोकॉल कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल की कैटेगरी में आती है। यस, वहीं टीसीपी और यूडीपी आपकी ट्रांसपोर्ट लेयर पर काम करती है, जबकि आईपी प्रोटोकॉल नेटवर्क लेयर पर काम करती है। तो यहां पर बात किसकी हो रही थी? फाउंडेशन की। तो आंसर क्या हो गया? टीसीपी/आईपी। नेक्स्ट, सेकंड क्वेश्चन। डैश प्रोटोकॉल कॉमनली यूज्ड फॉर रियल टाइम एप्लीकेशंस सच एज वीडियो स्ट्रीमिंग एंड ऑनलाइन गेमिंग। वो कौन सी प्रोटोकॉल है जो आमतौर पर वीडियो स्ट्रीमिंग
और ऑनलाइन गेमिंग जैसे वास्तविक समय अनुप्रयोगों के लिए उपयोग किया जाता है। रियल टाइम एप्लीकेशंस का मतलब, सपोज करिए कि आप जब लाइव वीडियो देखते हैं या जो भी लाइव प्रोग्राम्स आप देखते हैं उस दौरान जो प्रोटोकॉल काम करती है, या ऑनलाइन गेमिंग जिस समय आप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं वहां जो प्रोटोकॉल काम करती है वो कौन सी है, HTTP, FTP, UDP, DHCP या TCP/IP। रियल टाइम एप्लीकेशंस की जब भी बात होगी, वीडियो लाइव स्ट्रीमिंग की जब भी बात होगी या ऑनलाइन गेमिंग की जब भी बात होगी तो आंसर क्या बनेगा, UDP, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यानी थर्ड इज द राइट वन। ऐसा क्यों, आइए इस पे बात करते हैं। जब भी हम लाइव देखते हैं तो क्या लाइव देखते देखते बफरिंग हो जाती है बीच में, क्या नेटवर्क शिवर करता है, क्या बफरिंग हो जाती है कई बार? जी हां, बफरिंग का मतलब कि डेटा स्टेबल नहीं रहता। इसका मतलब गारंटी नहीं है कि डेटा ट्रैवल हो, कोई गारंटी नहीं। क्या पैकेट लॉस हो सकते हैं? जी हां, पैकेट लॉस की पूरी पॉसिबिलिटी है और इसे क्या बोलते हैं, अनरिलायबल प्रोटोकॉल, दैट इज कॉल्ड यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जहां पर कोई गारंटी नहीं है कि सारे पैकेट ट्रांसफर होंगे ही होंगे, कोई रिलायबिलिटी नहीं है, दैट इज कॉल्ड UDP। नेक्स्ट, थर्ड वन, डैश इज अ प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर रियल टाइम कम्युनिकेशन थ्रू टेक्स्ट मैसेजिंग। टेक्स्ट मैसेजिंग के माध्यम से वास्तविक समय संचार के लिए कौन सी प्रोटोकॉल यूज की जाती है? रियल टाइम कम्युनिकेशन। रियल टाइम कम्युनिकेशन का मतलब चैट मैसेजेस। जब आप लाइव में जुड़ते हैं और लाइव चैट करते हैं आपस में, है ना, चाहे फेसबुक मैसेंजर पर हो, चाहे वो आपके किसी भी लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स यूट्यूब पर हो, है ना, या पेड वाले प्लेटफॉर्म्स पे जहां आप चैटिंग करते हैं वहां की बात हो, तो जितने भी रियल टाइम कम्युनिकेशंस लाइव के दौरान की जाती हैं वहां पर कौन सी प्रोटोकॉल काम करती है? टेक्स्ट मैसेजेस के लिए। एंड द करेक्ट आंसर इज, बताइए, IRC, इंटरनेट रिले चैट प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 5, IRC, इंटरनेट रिले चैट। नाम में ही दिया हुआ है चैटिंग, जो लाइव चैटिंग, जो रियल टाइम चैटिंग के लिए यूज की जाती है, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली असाइन IP एड्रेस एंड नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग टू डिवाइस ऑन अ नेटवर्क। बताइए, वो कौन सी प्रोटोकॉल है जो स्वचालित रूप से नेटवर्क पर उपकरणों के IP पते और नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग्स निर्दिष्ट करता है? मैंने आपको कई बार बताया है कि अगर क्वेश्चन में कभी भी IP एड्रेस के ऑटोमेटिक असाइन होने की बात की जाएगी या फिर IP एड्रेस के डायनेमिक असाइन होने की बात की जाएगी, ऑटोमेटिक असाइन की बात हो या डायनेमिक असाइन, इन दोनों ही केसेस में आंसर क्या होगा? DHCP, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। क्या यहां पर DHCP गिवन है? जी हां, ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी राइट वन। तो ऑटोमेटिक असाइन IP एड्रेस हो या फिर डायनेमिक असाइन IP एड्रेस, इन दोनों ही केसेस में आंसर क्या बनेगा? DHCP। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, डैश प्रोटोकॉल अलाउज यूजर्स टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द सर्वर टू देयर लोकल डिवाइसेस। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जहां उपयोगकर्ता को सर्वर से अपने स्थानीय उपकरणों पर ईमेल डाउनलोड करने की अनुमति होती है? अब आप मुझे सोच के बताइए कि हम जीमेल जब यूज करते हैं तो क्या वहां पर मेल्स को अपने सर्वर से अपने डिवाइस पर क्या इंस्टॉल करते हैं कि इंटरनेट पर ही हम मेल को पढ़ लेते हैं? तो आप कहेंगे सर जीमेल ओपन करते हैं वही मेल को पढ़ लेते हैं, कोई अटैचमेंट होता है तो अटैच कर लेते हैं, उसको डाउनलोड कर लेते हैं, है ना, यही तो करते हैं। अटैचमेंट को डाउनलोड करते हैं, मेल को नहीं। लेकिन यहां क्या कह रहा है? डाउनलोड कर लो पूरे मेल को। कहां से? सर्वर से। कहां पर? अपनी डिवाइस पर, जो हम लोग नॉर्मल नहीं करते। इसका मतलब यहां पर बात किसकी हो रही है? POP3 की, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3 की। जो हम कर रहे होते हैं वो IMAP है,
और जो हम नहीं कर रहे होते वो क्या होता है, POP3 प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब यहां पर जिस ईमेल क्लाइंट का यूज हम कर रहे हैं वो जीमेल नहीं है, वो MS आउटलुक है। और MS आउटलुक में हम ऐसा करते हैं, और MS आउटलुक के केस में जो प्रोटोकॉल यूज होगी वो कौन सी है, POP3। समझ में आया? नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल अलाउज यूजर्स टू व्यू एंड मैनिपुलेट ईमेल ऑन दिस सर्वर विदाउट डाउनलोडिंग देम। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जहां पर यूजर यानी उपयोगकर्ता को ईमेल को डाउनलोड किए बिना सर्वर पर देखने और हेरफेर करने की अनुमति होती है? हम सर्वर पर मेल को देख भी सकते हैं, उसको फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, उसको स्नूज भी कर सकते हैं, उसमें बदलाव भी कर सकते हैं। किस केस में? जीमेल के केस में। तो यहां पर बात जीमेल जैसे प्लेटफॉर्म्स की, जीमेल जैसे सर्विस प्रोवाइडर की हो रही है। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, IMAP, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। हमने आपको पहले भी बताया है, अगर यहां पर आपको लग रहा है कि बात जीमेल की हो रही है तो आंसर लगा दीजिएगा IMAP, और अगर आपको लग रहा है कि बात जीमेल की नहीं हो रही है तो आंसर लगा दीजिएगा क्या, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल या पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3। क्या ये बात समझ में आई अच्छे से? बहुत बढ़िया। डैश प्रोटोकॉल यूजेस SSL, सिक्योर्ड सॉकेट लेयर, TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन टू प्रोटेक्ट द कॉन्फिडेंशियलिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डेटा ट्रांसमिटेड। वो कौन सी प्रोटोकॉल है जो प्रेषित डेटा की गोपनीयता और अखंडता की रक्षा के लिए SSL या TLS इंक्रिप्शन का उपयोग करता है? ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो सबसे ज्यादा सुरक्षित मानी जाती है, जो इंक्रिप्टेड है? HTTP, HTTPS, DHCP, TCP/IP या UDP? करेक्ट आंसर है HTTPS, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, जो कि क्या है, सुरक्षित है, सिक्योर है। और किसका यूज करती है? SSL सर्टिफिकेट और TLS सर्टिफिकेट का यूज करती है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज डिजाइंड टू सेंड एंड डिस्ट्रीब्यूट ऑनलाइन आउटगोइंग ईमेल। कह रहा है ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जिसको डिजाइन किया गया, किस पर्पस से? सेंड एंड डिस्ट्रीब्यूट आउटगोइंग ईमेल, जिसकी मदद से हम मेल को क्या कर पाए, आउटगोइंग कर पाए। आउटगोइंग का मतलब सेंड कर पाए। तो मेल को सेंड करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, यही तो क्वेश्चन है। डैश प्रोटोकॉल आउटगोइंग ईमेल भेजने और वितरित करने के लिए डिजाइन किया गया है। द आंसर इज SMTP फॉर सेंडिंग द मेल। बिल्कुल सही। 8 क्वेश्चन समझ में आए, आगे बढ़ो। डैश प्रोटोकॉल इज डिजाइंड फॉर कनेक्टिंग वन सिस्टम विद अनदर एज रिमोट लॉगिन। बात हो रही है रिमोट लॉगिन की, यानी दूर बैठकर भी हम उसके कंप्यूटर को ऑपरेट कर सकते हैं। हम अपने ऑफिस में हैं, आप अपने घर में हैं, और हम यहां से आपके घर में आपके जो कंप्यूटर है उसको ऑपरेट कर सकते हैं। किस प्रोटोकॉल की मदद से? टेलनेट प्रोटोकॉल की मदद से, यानी ऑप्शन नंबर 5 इज द राइट वन। डैश प्रोटोकॉल एक सिस्टम को दूसरे सिस्टम से रिमोट लॉगिन के रूप में जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया है, और ये क्या है? टेलनेट प्रोटोकॉल। अब एग्जाम में टेलनेट की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, क्या है? टेलीटाइप नेटवर्क। टेलीटाइप नेटवर्क। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज डिजाइंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग, सर्चिंग एंड रिट्रीविंग डॉक्यूमेंट ओवर द इंटरनेट। 2 बार डिजाइंड फॉर हो गया है। अच्छा, डैश प्रोटोकॉल इज वॉज डिजाइंड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग, ठीक है। डैश प्रोटोकॉल इंटरनेट पर दस्तावेजों को वितरित करने, खोजने और पुनर्प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया है। बताइए, क्या हम इंटरनेट के ऊपर अपने डॉक्यूमेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं? जी हां। जैसे ये वीडियो है, क्या आप इसको टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हैं, लिंक शेयर कर सकते हैं? क्या व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं? जी हां। क्या लाइक कर सकते हैं?
जी हां। क्या चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं? जी हां, है ना, जो आप लोगों ने किया भी हुआ है, लाइक सब्सक्राइब। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब हम बात कर रहे हैं एक ऐसी प्रोटोकॉल की जो डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए डेटा को, सर्च करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को यूज की जाती है। वो प्रोटोकॉल कौन सी है? टेलनेट, डीएचसीपी, टीसीपी/आईपी, एचटीटीपी या गोफर? ये बहुत पुरानी प्रोटोकॉलों में से एक है, दैट इज कॉल्ड गोफर, GOPHER। जब भी क्वेश्चन में डेटा को डिस्ट्रीब्यूट करने की, उसको सर्च करने की और रिट्रीव करने की बात की जाएगी, यानी वितरित, खोजना और पुनर्प्राप्त करने की अगर बात की जाएगी, तो आंसर क्या होगा? गोफर प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल यूज्ड बाय नेटवर्क डिवाइसेस टू सेंड एरर मैसेजेस एंड ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन। यार ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है, ऐसी कौन से रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं नेटवर्क में जो त्रुटि संदेश और परिचालन जानकारी भेजने के लिए नेटवर्क उपकरणों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रोटोकॉल का प्रयोग करता है? जैसे सपोज करिए मैंने राउटर का यूज किया, राउटर में कोई एरर आ गई। अब ये इंफॉर्मेशन कौन सी प्रोटोकॉल देगी? मैंने हब यूज किया, हब में एरर आ गई। अब कौन सी प्रोटोकॉल है जो ये एरर बताएगी? मैंने गेटवे का यूज किया, एरर आ गई। अब कौन सी प्रोटोकॉल है जो ये बताएगी कि गेटवे में, राउटर में, हब में, स्विच में, इनमें प्रॉब्लम है? टेलनेट, ICMP, TCP/IP, HTTP या गोफर? करेक्ट आंसर है एरर मैसेज के लिए ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, यानी सेकंड इज द राइट वे। तो जब कभी भी बात एरर मैसेज की होगी, त्रुटि संदेश की होगी, तो आंसर क्या होगा? ICMP, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। ये क्या कर रही है? ये प्रोटोकॉल कंट्रोल कर रही है किसको? एरर मैसेजेस को, त्रुटि संदेश को। समझ में आया? गुड। डैश प्रोटोकॉल ट्रांसलेट IP एड्रेस टू मैक एड्रेस एंड वाइस वर्सा। ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो IP पते को मैक पते में अनुवादित करती है और इसके विपरीत, यानी IP एड्रेस को मैक एड्रेस में ट्रांसलेट करने वाली और मैक एड्रेस को IP एड्रेस में ट्रांसलेट करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है? बताइए। टेलनेट, ICMP, ARP, RARP या HTTP? करेक्ट आंसर है ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसका मेन काम क्या है? IP एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करना और मैक एड्रेस को IP एड्रेस में कन्वर्ट करना। दैट इज डन वाया एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, विच प्रोटोकॉल ट्रांसलेट डोमेन नेम इनटू IP एड्रेस? ऐसी कौन सी प्रोटोकॉल है जो डोमेन नेम को IP पते में परिवर्तित करती है? हम जानते हैं डोमेन का मतलब क्या होता है। डोमेन का मतलब google.com, facebook.com, है ना, ये सब क्या है? डोमेन्स होते हैं। इनको इनके IP एड्रेस में कन्वर्ट करने का काम किसका है? Who converts the domain name into IP address? And yes, the correct answer is DNS protocol, domain name system protocol। तो याद रखिएगा, the correct answer is DNS, domain name system। Next, dash protocol is used to find an IP address when only the MAC address is known। कौन सी प्रोटोकॉल का उपयोग IP पता खोजने के लिए किया जाता है जब केवल मैक पता ही पता हो, जब मैक पता ज्ञात होता है? यानी हमें मैक एड्रेस तो पता है और इसकी मदद से हमें फाइंड क्या करना है? IP एड्रेस। तो हम किस प्रोटोकॉल का यूज करेंगे? IP एड्रेस को अगर कभी भी फाइंड करना है तो हम RARP का यूज करते हैं, यानी रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? RARP, दैट इज यूज्ड टू फाइंड एन IP एड्रेस। लेकिन हमें पता क्या है? मैक एड्रेस, और उससे हमने IP एड्रेस को खोज लिया, पता लगा लिया। तो रिवर्स एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, डैश प्रोटोकॉल इज यूज्ड टू फाइंड द मैक एड्रेस व्हेन IP एड्रेस इज नोन। अब यहां पर इसका ठीक उल्टा है। हमें फाइंड क्या करना है? मैक एड्रेस।
और हमें पता क्या है, आईपी एड्रेस। तो जब हमें आईपी एड्रेस पता है और मैक एड्रेस फाइंड करना हो तो आंसर क्या हो जाएगा बताइए? बिल्कुल सही, ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, यानी पहले वाले का ठीक उल्टा, दैट इज कॉल्ड ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। पहले वाले में क्या था? फाइंड द आईपी एड्रेस, RARP, फाइंड द मैक एड्रेस, ARP। नेक्स्ट, डैश इज अ की। अब ये 15 क्वेश्चंस पूरे हो गए हैं प्रोटोकॉल से, तो मुझे उम्मीद है कि यहां पर हमने 15 क्वेश्चंस में 15 अलग अलग प्रोटोकॉल्स की चर्चा करी है ना, और इनकी नॉलेज आपको मिली कि क्या क्वेश्चन में पूछा जाएगा और क्या आंसर आएगा। ये फायदा होता है जब आप टॉपिक वाइज पढ़ते हैं, तो टॉपिक की पकड़ बन जाती है। अब आपको लगने लगा होगा कि इन 15 क्वेश्चन में से अगर प्रोटोकॉल से क्वेश्चन बनेगा तो हम कर पाएंगे, है ना। यही तो खूबसूरती है पढ़ने की। जब आपको कॉन्फिडेंस आ जाता है तो फिर क्वेश्चन कितना भी घुमाकर पूछें, आप सही आंसर लगाते ही लगाते। चलो क्वेश्चन नंबर 16 बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन। डैश इज अ की दैट इज यूज्ड टू टर्न अ फंक्शन ऑन और ऑफ और स्विच बिटवीन टू फंक्शन। कह रहा है कीबोर्ड में वो कौन सी की होती है जिसकी मदद से, जिसका उपयोग करके आप किसी फंक्शन को चालू या बंद करने या दो फंक्शन के बीच स्विच करने के लिए करते हैं। ऐसी की को क्या बोलते हैं? मॉडिफायर कीज, टॉगल कीज, फंक्शन कीज, स्पेशल कीज या ऑल ऑफ दीज। बात किसकी हो रही है? ऑन या ऑफ करने की, बंद या चालू करने की, स्विच बिटवीन टू फंक्शंस, दो फंक्शन हो गए ना, ऑन ऑफ, 0 1। इस केस में जो की यूज होगी वो कौन सी है? टॉगल की। टॉगल कीज कौन सी होती हैं? कैप्स लॉक, नम लॉक और स्क्रॉल लॉक। क्या इन कीज को हम बंद खुल करते हैं? जी हां, कैप्स लॉक दबा दिया, कैप्स लॉक ओपन हो गया, कैप्स लॉक दोबारा प्रेस कर दी, कैप्स लॉक बंद हो गया, ऑन ऑफ हुआ। नम लॉक प्रेस किया, नम लॉक ऑन, नम लॉक प्रेस किया, नम लॉक ऑफ, स्क्रॉल लॉक प्रेस किया, स्क्रॉल लॉक ऑन, इस दोबारा से प्रेस किया, ऑफ। तो हो रहा है ना ऑन ऑफ ऑन ऑफ। तो ये क्या है? टॉगल कीज। नेक्स्ट, डैश फीचर दैट अलाउ यूजर्स टू यूज कीबोर्ड शॉर्टकट बाय प्रेसिंग वन की एट अ टाइम इंस्टेड ऑफ ऑल एट वंस। डैश सुविधा जो उपयोगकर्ता को एक साथ सभी कुंजी दबाने के बजाय एक बार में एक कुंजी दबाकर कीबोर्ड शॉर्टकट को उपयोग करने की अनुमति देता है। इसे क्या बोलते हैं? मतलब सपोज करिए कि हमें 3 कीज एक साथ दबानी है। कंट्रोल, ऑल्ट और डिलीट एक साथ दबानी है। कंट्रोल, शिफ्ट और एन इनकॉग्निटो मोड ओपन करने के लिए, है ना। कंट्रोल, शिफ्ट, एन एक साथ दबाना है। क्या करेंगे? दबा देंगे। लेकिन सोचो अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसके फिंगर्स में प्रॉब्लम है, जिसके हाथों में प्रॉब्लम है और वो एक साथ नहीं दबा पाता इन कीज को, तो क्या करेंगे? तो यहां पर एक ऐसी कीज बनी जो कहती है कि आप अलग अलग करके भी दबा सकते हैं, और उन कीज को क्या बोलते हैं? स्टिकी कीज। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? स्टिकी कीज। इसकी मदद से उन कीज को जिनको एक साथ दबाना है उनको अलग अलग करके भी प्रेस कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टिकी कीज। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 18, यू इनेबल स्टिकी कीज फीचर बाय प्रेसिंग द डैश की डैश टाइम इन द क्विक सक्सेशन। क्या कह रहा है? कह रहा है स्टिकी कीज फीचर को इनेबल करने के लिए आप किस की को दबाते हैं और कितनी बार दबाते हैं लगातार। क्या आप डैश कुंजी को डैश बार त्वरित रूप से दबाकर स्टिकी कुंजी सुविधा सक्षम करते हैं? समझ गए होंगे मतलब, है ना। हिंदी तो काफी टफ लगती है, जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनको थोड़ी आसान लगती होगी। यस, तो यहां पर स्टिकी कीज का मतलब क्या है? हम जानते हैं ऐसी कौन सी कीज है जिनको हम कितनी बार दबाते हैं। कंट्रोल कीज को 4 बार, कंट्रोल की को 5 बार, शिफ्ट की को 4 बार, शिफ्ट की को 5 बार, या विंडोज की को 4 बार। करेक्ट आंसर क्या होगा? शिफ्ट की को 5 बार। जब हम शिफ्ट की को लगातार 5 बार दबाते हैं तो स्टिकी कीज इनेबल हो जाती है।
है ना, एक पॉपअप आता है स्क्रीन के ऊपर कि स्टिकी कीज आर इनेबल्ड। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4, शिफ्ट की 5 टाइम्स टू एक्टिवेट दी स्टिकी कीज वी यूज दिस शॉर्टकट। नेक्स्ट, अ मैकेनिज्म यूज्ड टू इनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डेटा इज कॉल्ड। डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के उपयोग किया जाने वाला जो एक तंत्र है उसे क्या बोलते हैं? डेटा को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने का मतलब उसको कोडिंग और डिकोडिंग करना, है ना। जैसे रीजनिंग में आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ते हैं, वही कंप्यूटर में क्या होता है? इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। और इसे क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड क्रिप्टोग्राफी, है ना। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3, क्रिप्टोग्राफी, जिसके द्वारा हम किसी भी डेटा को लॉक करते हैं एक सीक्रेट कोड के द्वारा और फिर इसको अनलॉक किया जाता है रिसीवर के द्वारा, डिक्रिप्ट किया जाता है रिसीवर के द्वारा। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 20, व्हेन द रूल्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नॉट फॉलोड इट गिव्स डैश एरर। जब प्रोग्रामिंग भाषा में नियमों का पालन नहीं किया जाता तो वो एरर दे देता है, और इस एरर को क्या बोलते हैं? अगर रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे तो सिंटेक्स एरर आएगी, है ना। अगर नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो जो एरर आएगी वो कौन सी होगी? सिंटेक्स एरर। याद रखिएगा इस बात को। लेयर 5 ऑफ द OSI मॉडल, देखने में तो बड़ा आसान लगता है ये क्वेश्चन, लेकिन गलती से मिस्टेक हो जाती है एग्जाम में, है ना, क्योंकि जल्दी जल्दी क्वेश्चंस करने होते हैं। तो इसलिए आपको याद होना चाहिए फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। ये 7 लेयर्स होती हैं, जिसमें 5वीं लेयर कौन सी है? सेशन लेयर। और सेशन लेयर का मेन काम क्या होता है? टोकन को मैनेज करना। सेशन लेयर का मेन काम क्या होता है? सेशन को सिंक्रोनाइज करना, यानी जिस पर हम काम कर रहे हैं उसको क्या करना? सिंक करके रखना, सिंक्रोनाइज करके रखना। ये काम है किसका? सेशन लेयर का, है ना। दैट इज द 5th लेयर ऑफ द OSI मॉडल। वेरी गुड। अब यहां पर देखो कुछ भी आ सकता है, 3rd लेयर भी पूछी जा सकती है ना, 7th लेयर भी पूछी जा सकती है। लेकिन अगर ये लेयर्स के नाम आपको याद हैं सीक्वेंस वाइज, 1 2 3 4 5 6 7, है ना, बॉटम टू अप अप्रोच इसको बोलते हैं, तो आप कभी भी गलत नहीं करेंगे। TCP/IP मॉडल में कितनी लेयर्स होती हैं? पुराने वाले के अकॉर्डिंग 4 लेयर्स, नए वाले के अकॉर्डिंग 5 लेयर्स। नीता NITA, है ना, याद करवाया था आप लोग को। नेटवर्क लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, एप्लीकेशन लेयर, है ना, दैट इज कॉल्ड नीता। तो इन सब कॉन्सेप्ट से जब आप पढ़ते हैं तो आप गलती नहीं करेंगे, है ना। ये सीक्वेंस आपके माइंड में होना ही चाहिए। गूगल क्रोम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। गूगल क्रोम किसका उदाहरण है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर, शेयरवेयर, एंटरटेनमेंट या एडवेयर? बताइए। गूगल क्रोम क्या ओपन सोर्स है? नहीं। अगर ब्राउजर की बात करें तो ओपन सोर्स जो सबसे पहला ब्राउजर है वो मोजिला फायरफॉक्स है, गूगल का क्रोमियम है, ब्रेव है, ये तो ओपन सोर्स है, गूगल क्रोम नहीं है। क्या गूगल क्रोम फ्री में मिलता है? जी हां, यानी ये फ्रीवेयर है। जो फ्री में मिले दैट इज कॉल्ड फ्रीवेयर। शेयरवेयर का मतलब पहले ट्रायल पर मिले और फिर उसके बाद पेमेंट मांगे, 7 दिन का ट्रायल, 15 दिन का ट्रायल और उसके बाद पेमेंट, दैट इज कॉल्ड शेयरवेयर। एंटरटेनमेंट होगा नहीं। क्या ये एडवेयर है? ये एड आते हैं? जी नहीं, एडवेयर भी नहीं है। नेक्स्ट, एक आईपी एड्रेस यहां पर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। 225.2.2.1 आईपी एड्रेस बिलोंग्स टू विच आईपी क्लास? 225.2.2.1 आईपी एड्रेस किस आईपी क्लास का है? बताइए। हम जानते हैं कि यहां पर कितनी क्लासेस होती हैं? क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास ई। 5 क्लासेस। ए बी सी यूनिकास्टिंग के लिए रिजर्व की जाती है, क्लास डी मल्टीकास्टिंग के लिए और क्लास ई ब्रॉडकास्ट करने के लिए, है ना। ये बात तो आपको पता होगा। ये भी पता होगा कि क्लास डी मल्टीकास्टिंग है और क्लास ई रिसर्च पर्पस से डिजाइन की गई है। साथ ही साथ 225 का मतलब क्या है? यहां पर किस क्लास की बात हो रही है? क्लास डी की, क्योंकि सिर्फ 225
जो पहली ऑक्टेट है उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्लास डिफाइन करना होगा। 225 क्लास डी कैसे? ये तब होगा जब आपको इसकी रेंज पता होगी। क्लास ए 0 से लेकर 126 या 127, 127 लूप बैक एड्रेस लेकिन क्लास ए। क्लास बी 128 से 191, क्लास सी 192 से 223, क्लास डी 224 से 239। तो क्या 225 यानी 225 इस रेंज में आ रहा है क्लास डी की रेंज में? जी हां, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया? क्लास डी। और क्लास ई 240 से लेकर 255। तो ये अगर याद रखेंगे तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछेंगे तो आंसर आपके पास होगा। वर्चुअल मेमोरी इज टिपिकली लोकेटेड, कह रहे जो वर्चुअल मेमोरी है वो आमतौर पर स्थित होती है कहां पर? हम जानते हैं वर्चुअल मेमोरी का मतलब रैम के साइज को इंक्रीज करना, ऐसा भ्रम, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। द इल्यूजन ऑफ इंक्रीजिंग द साइज ऑफ अ रैम, दैट इज कॉल्ड वर्चुअल मेमोरी। और इस केस में रैम स्पेस किससे मांगती है? हार्ड डिस्क से। तो क्या कहीं पर हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव दिया हुआ है? जी हां, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हार्ड ड्राइव। क्योंकि वर्चुअल मेमोरी के केस में क्या होता है, रैम के साइज को इंक्रीज किया जाता है और रैम के साइज को इंक्रीज करने के लिए स्पेस किससे मांगी जाती है? हार्ड डिस्क से या हार्ड ड्राइव से। तो दैट इज द करेक्ट आंसर। क्या एसएसडी भी हो सकता है? क्या ये स्पेस सॉलिड स्टेट ड्राइव यानी एसएसडी से भी मांगी जा सकती है? जी हां, तो अगर क्वेश्चन में हार्ड ड्राइव नहीं होगा या हार्ड डिस्क नहीं होगा तो आंसर क्या हो जाएगा? एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। नेक्स्ट, व्हाट इज द मैक्सिमम जूम लेवल दैट कैन बी सेट इन गूगल क्रोम? गूगल क्रोम में अधिकतम जूम स्तर कितना सेट किया जा सकता है? हम जानते हैं अगर बात गूगल क्रोम की होगी तो मैक्सिमम जूम लेवल कितना होगा? 500%, यानी ऑप्शन नंबर 4 इज दी राइट वन। नेक्स्ट, डैश इज अ टाइप ऑफ सोशल इंजीनियरिंग स्कैम दैट यूजेस फियर टू ट्रिक पीपल इनटू डाउनलोडिंग मैलवेयर। कह रहा है ये एक प्रकार का सोशल इंजीनियरिंग घोटाला है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आता ही आता है। जब कभी भी देख लें घोटाला कौन सा? सोशल इंजीनियरिंग, है ना, यहां पर भी इंजीनियरिंग लगा दी। तो जो इंजीनियर होते हैं वो इंजीनियरिंग हर जगह पर लगा देते हैं और सोशल इंजीनियरिंग है। कैसे? ये कहते हैं कि इस लिंक पर क्लिक करिए, अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इससे 1 रुपया सरकार को जाएगा और सरकार इन सभी पैसों से पेड़ पौधे लगाएगी। अब सोचो, अगर इस तरीके में सोशल इंजीनियरिंग किया कि आप इस लिंक पर क्लिक करिए, क्लिक करने से सरकार के पास 1 रुपया पहुंच जाएगा और उस पैसे से जो कलेक्शन होगा उससे सरकार क्या करेगी? पर्यावरण का संरक्षण करेगी, हमारे इन्वायरमेंट को बचाएगी। तो इंसान क्या करता है? क्लिक कर देता है। लेकिन क्लिक करने से होगा क्या कि उसके कंप्यूटर में वायरस आ जाएगा, उसके कंप्यूटर में रैंसमवेयर आ जाएगा, है ना, उसके कंप्यूटर में ट्रोजन अटैक हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है, मैलवेयर डाउनलोड हो जाएगा। और इस तरीके के प्रोसेस को क्या बोला जाता है? स्केयरवेयर। दैट इज कॉल्ड स्केयरवेयर। है ना डरावना काफी? आपने तो एक क्लिक किया ये समझ के कि हम सोशल इंजीनियरिंग यानी किसी सोशल कॉज में मदद कर रहे हैं, लेकिन हुआ क्या? आपने भला किया लेकिन भला हुआ नहीं, नेकी कर दरिया में डाल, है ना, यही हुआ ना। चलो, दैट इज कॉल्ड स्केयरवेयर। नेक्स्ट, इन एमएस पावरपॉइंट 365 डैश व्यू गिव्स यू अ व्यू ऑफ योर स्लाइड्स इन थंबनेल फॉर्म। एमएस पावरपॉइंट 365 में वो कौन सा व्यू है जो आपके थंबनेल फॉर्म में अपनी स्लाइड्स को व्यू करने की परमिशन देता है? थंबनेल का मतलब एक साथ सभी स्लाइड्स को देखने की अनुमति किसमें मिलती है? स्लाइड सॉर्टर व्यू में। यस, कितने तरीके के टोटल व्यूज होते हैं एमएस पावरपॉइंट में? 10 व्यूज। टैब में आपको कितने व्यूज देखने को मिलते हैं? जो व्यू टैब होता है उसमें कितने मिलते हैं? 8 व्यूज। और थंबनेल के फॉर्मेट में जो व्यू होता है उसे क्या बोलते हैं? स्लाइड सॉर्टर व्यू। स्लाइड सॉर्टर व्यू के शॉर्टकट की भी इंपॉर्टेंट है एंड दैट इज कॉल्ड
ऑल्ट वी डी, ऑल्ट के साथ वी और फिर डी दबाने पर क्या होगा, स्लाइड सॉर्टर व्यू अपीयर हो जाएगा, है ना। तो दिस इज द शॉर्टकट की फॉर स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट, व्हाट इज द शॉर्टकट टू सी क्लिपबोर्ड इन विंडोज 10 एंड विंडोज 11? विंडोज 10 और विंडोज 11 में क्लिपबोर्ड देखने की शॉर्टकट की क्या है? क्लिपबोर्ड का मतलब वो एरिया जहां पर कट या कॉपी किए गए कंटेंट जाते हैं उसे बोलते हैं क्लिपबोर्ड। और क्लिपबोर्ड देखने के लिए विंडोज 10 और 11 में जो शॉर्टकट की है वो क्या है? कंट्रोल विंडोज के साथ में सी, क्या कह रहा है, क्या कहना है आपका? विंडोज 10 और 11 में शॉर्टकट टू सी दी क्लिपबोर्ड, बिल्कुल, एंड द करेक्ट आंसर इज वी, विंडोज की प्लस वी यानी पेस्ट। भाई नॉर्मल सी बात है कि क्लिपबोर्ड में क्या होगा, जो भी हम कॉपी करेंगे या जो भी हम कट करेंगे, हमने कट और कॉपी क्यों किया? पेस्ट करने के लिए, है ना, इसीलिए तो किया। पेस्ट करने के शॉर्टकट की क्या होती है? कंट्रोल वी। लेकिन यहां पर क्लिपबोर्ड के केस में आंसर क्या होगा? विंडोज की प्लस वी। याद रखिएगा, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कैंडिडेट गलती यही करते हैं, विंडोज के साथ में सी लगाकर आते हैं कॉपी करने के लिए, है ना, जबकि यहां पर क्लिपबोर्ड में क्या होता है? पेस्ट, यानी विंडोज की प्लस वी, कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं, विंडोज की के साथ सी और विंडोज की के साथ वी, वी वाला होगा आपका करेक्ट जवाब। समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज आफ्टर विंडोज एक्सपी? विंडोज एक्सपी के बाद कौन सा माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जारी किया गया? सोच के बताइए। ये तो बहुत आसान है लेकिन पूछते जरूर हैं। हम जानते हैं कि विंडोज एक्सपी में एक्सपी की फुल फॉर्म क्या है? बताओ, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्सपी इन विंडोज एक्सपी? इसका एक्सपीरियंस आपको है? बिल्कुल है, क्योंकि एक्सपी का मतलब ही क्या है? एक्सपीरियंस। एक्सपी के बाद आया विंडोज 7 ना, विंडोज विस्टा। एक्सपी तो दिया ही हुआ है ऑप्शन में, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर क्या होगा? विंडोज विस्टा, दैट इज द करेक्ट आंसर। विंडोज एमई, एमई के बाद एक्सपी और एक्सपी के बाद विस्टा, फिर 7, फिर 8, 8.1, फिर 10 और लेटेस्ट क्या है? विंडोज 11। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा। यहां पर पूरी कोशिश की जाएगी आपको कंफ्यूज करने की। जैसे विंडोज विस्टा से पहले वाला कौन सा है? विंडोज एक्सपी से पहले वाला कौन सा है? एमई। एमई का मतलब मिलेनियम एडिशन, एक्सपी का मतलब एक्सपीरियंस, है ना। इनकी फुल फॉर्म्स भी याद रखिएगा। नेक्स्ट, इन एमएस पावर पॉइंट 2019 या 2021 यानी लेटेस्ट वाले प्लेटफॉर्म्स, व्हाट इज द रेंज ऑफ फॉन्ट साइज सपोर्टेड नाउ? जो फॉन्ट साइज की जो रेंज है वो क्या है? हम जानते हैं पावर पॉइंट में मिनिमम जो फॉन्ट है वो 1 है, मैक्सिमम 4000 तक जाता है। अगर आप प्रैक्टिकल करके देखेंगे तो मिलेगा 4000, लेकिन क्या ऑप्शन में 4000 गिवन है? नहीं। अगर 4000 गिवन नहीं है तो आंसर क्या बनेगा? 3600, यानी थर्ड ऑप्शन इज द राइट वन। इसका मतलब 1 से लेकर 4000 भी वैलिड है अगर ऑप्शन में हो, और अगर ऑप्शन में नहीं है तो 1 से लेकर 3600 दैट इज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड द फॉन्ट साइज सपोर्टेड, है ना। जो ऑफिशियली डिक्लेयर्ड है वो क्या है? 3600, लेकिन प्रैक्टिकल करने पर मिलता है 4000 तक। तो यहां दोनों चीजें याद रखनी पड़ेंगी। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट डैश इज अ चैटबॉट डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड लॉन्च ऑन 7 फरवरी 2023। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक चैटबॉट जो 7 फरवरी 2023 को लॉन्च किया गया, नाम बताइए। बताइए। माइक्रोसॉफ्ट का तो बहुत फेमस है, दैट इज कॉल्ड कोपायलट, जो कि बहुत फेमस है और न्यूज़पेपर में भी काफी छाया हुआ है। तो ये दोनों तरफ से एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये जो कोपायलट है ये एक चैटबॉट है, ये किस कंपनी का है ये बताइए। तो आंसर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट। कब लॉन्च हुआ ये बताइए? 7 फरवरी 2023, 7 फरवरी 2023। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल बनेगा, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। फ्लैश मेमोरी इरेजेस डेटा इन यूनिट्स कॉल्ड। फ्लैश मेमोरी के बारे में क्या आप जानते हैं? बिल्कुल, हमने कई बार आपको बताया है
कि फ्लैश मेमोरी क्या है, किसका एडवांस फॉर्म है। EEPROM का एडवांस फॉर्म है फ्लैश मेमोरी। वेरी गुड। हमने आपको यह भी तो बताया है कि फ्लैश मेमोरी में 3 तरीके की मेमोरीज आती हैं। कौन कौन सी? पेन ड्राइव, SSD और मेमोरी कार्ड। हम ये भी तो जानते हैं कि फ्लैश मेमोरी में डेटा को इरेज कैसे किया जाता है, ब्लॉक वाइज। क्या ब्लॉक दिया है? जी हां, ब्लॉक वाइज यहां पर डेटा को डिलीट किया जाता है। हम ये भी तो जानते हैं कि फ्लैश मेमोरी के पापा कौन है? भूल गए ना? भूल गए? बताओ, हु इज नोन एज द फाउंडर ऑफ फ्लैश मेमोरी? जी हां, F से फ्लैश मेमोरी और F से फ्यूजियो मैसियो को नोन एज द फाउंडर ऑफ फ्लैश मेमोरी। क्लियर है? फ्लैश मेमोरी एक प्रकार की रोम है ना, रीड ओनली मेमोरी है। और कौन सी? EEPROM का एडवांस्ड वर्जन, दैट इज कॉल्ड फ्लैश मेमोरी। फ्लैश मेमोरी क्या वोलाटाइल है या नॉन वोलाटाइल है? सर, फ्लैश मेमोरी सेकेंडरी स्टोरेज है, तो इसका मतलब ये कैसी होगी? परमानेंट। और परमानेंट का मतलब नॉन वोलाटाइल मेमोरी, है ना, ये बात भी याद रखिएगा। तो कई सारी चीजें आपको एक कॉन्सेप्ट से याद रखनी होंगी, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी पूछ सकते हैं, है ना। और जब पूरा कमांड होगा ना, जब आपको फ्लैश मेमोरी पे, तो एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा। जैसे ही आप देखेंगे फ्लैश मेमोरी, आप कहेंगे वाह, इसके बारे में तो हमें सब पता है। बस यही कॉन्फिडेंस होना चाहिए टू स्कोर फुल आउट ऑफ फुल। नेक्स्ट, इन MS Excel 365 which shortcut key is used to open the macro dialog box? मैक्रो का मतलब अगर हमें रिकॉर्डिंग करनी है, अगर हम रिकॉर्ड करना चाहते हैं रेपिटेटिव टास्क को, तो हम मैक्रोस का यूज करते हैं। और मैक्रोस के लिए कौन सा टैब यूज होता है? जल्दी बताइए। व्यू टैब। वेरी गुड। मैक्रोस के लिए कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होता है? जल्दी बताइए। VBA। वेरी गुड, विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन। और मैक्रोस की अगर हम बात करते हैं तो इसकी शॉर्टकट की क्या है? Alt + F8, यानी सेकेंड इज द राइट वन। नेक्स्ट, हाउ मेनी मास्टर व्यूज आर देयर इन MS PowerPoint 2021? बताओ, MS PowerPoint 2021 में कितने मास्टर व्यू हैं? 1, 3, 5, 8 या 2? अगर टोटल व्यूज पूछता तो 10 हो जाता कि कुल कितने व्यूज हैं MS PowerPoint 2021 में, तो आंसर होता 10। टैब में कितने व्यूज दिखाई दे रहे हैं? तो आंसर होता 8 व्यूज। टोटल व्यूज टैब में कितने दिख रहे हैं? व्यू टैब में 8। कौन कौन से? 5 प्रेजेंटेशन और 3 मास्टर। तो मास्टर व्यूज कितने हो गए? 3। तो आंसर क्या बन गया? दैट इज 3, राइट वन। बल्ले बल्ले। देखो, अगर गलत किया तो सतर्क हो जाओ, है ना। कई बार बताया कि प्रेजेंटेशन व्यूज कितने हैं? 5 और मास्टर व्यू कितने हैं? 3। प्रेजेंटेशन व्यूज नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड सॉर्टर, नोट्स पेज, रीडिंग व्यू। और मास्टर व्यू जो 3 है वो कौन कौन से? स्लाइड मास्टर, हैंडआउट मास्टर और नोट्स मास्टर। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क डिवाइस इज द ब्रॉडकास्ट डिवाइस? निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी नेटवर्क डिवाइस है जिसका काम ब्रॉडकास्ट करने का होता है? जिसको हम मैसेज देते हैं वो सबको दे देता है ना। ऐसी महिला जिसको आप कहें कि ये मैसेज किसी को नहीं बताना, है ना, वो सबको बता देती है कि देखो किसी को नहीं बताना है, लेकिन पता भी सबको चलता है। तो इस तरीके की ब्रॉडकास्ट सेवाएं कौन प्रदान करता है? हब। दैट इज द करेक्ट आंसर। तो हब इज कॉल्ड अ ब्रॉडकास्ट डिवाइस। नेक्स्ट, हाउ मेनी डिफरेंट कलर इज अ 16-bit इमेज कैपेबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग? 16 बिट छवि कितने अलग अलग रंगों का प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है? अगर 16 बिट की कोई इमेज है तो वो कितने डिफरेंट कलर्स को रिप्रेजेंट करेगी? 2 की पावर 16, क्योंकि कंप्यूटर में हर एक चीज बाइनरी है। बाइनरी का मतलब 0-1, 0-1 का मतलब 2, तो 2 की पावर 16 आंसर बनेगा 65,536, 65,536। तो इसका मतलब यहां पर कितने भी बिट की इमेज दी हो, हम क्या करेंगे?
बस 2 की पावर में उसको कन्वर्ट कर देंगे। 2 बिट हो, 4 बिट हो, 8 बिट हो, कुछ भी हो, क्या करेंगे 2 की पावर में कन्वर्ट कर देंगे। इतने कलर्स में वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकती है इमेजेस। दैट इज द आंसर। नेक्स्ट, फाइल एक्सटेंशन ऑफ एमएस पेंट इज। एमएस पेंट पर फाइल एक्सटेंशन क्या होगा? बचपन में आपने कंप्यूटर पे पेंट यूज किया ही होगा, है ना, जहां झरने, पहाड़, घर, है ना, ऐसी पेंटिंग आपने काफी की होगी बचपन में। तो जरा मुझे बताइए कि एमएस पेंट का एक्सटेंशन क्या होता है? डीओसी, एक्सएलएस, सीएसएस, बीएमपी या पीएनटी? बिल्कुल सही, करेक्ट आंसर है बिटमैप इमेज, दैट इज कॉल्ड बीएमपी इमेजेस। बीएमपी इमेजेस को रास्टर इमेजेस भी बोलते हैं, है ना, याद रखिएगा। बिटमैप इमेजेस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रास्टर इमेजेस, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, डैश refers to the process of consolidating fragment files on a computer hard drive। बहुत फेमस, ये तो आसान भी है, कर लिया होगा आपने अभी तक। कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव पर खंडित फाइलों को समेकित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? मतलब हार्ड डिस्क में यूज्ड फाइल्स और अनयूज्ड फाइल्स को अलग अलग करने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीफ्रैगमेंटेशन, दैट इज कॉल्ड डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन, जो कि एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है ना। आप जानते हैं डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन का यूज करके आप ड्राइव को क्या कर सकते हैं? उसकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर सकते हैं। और ये किस तरीके का सॉफ्टवेयर हुआ? डिस्क डीफ्रैगमेंटेशन, डिस्क क्लीनअप, डिस्क बैकअप, ये सब आपके परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने वाले यूटिलिटी सॉफ्टवेयर्स कहलाते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट, which is the layer that convert packet to frame and frame to packet in the OSI model? OSI मॉडल में वह कौन सी परत है जो पैकेट को फ्रेम में और फ्रेम को पैकेट में परिवर्तित करती है? हमें स्टार्टिंग में क्या मिल रहा है? पैकेट। और पैकेट का इस्तेमाल किस में किया जाता है? नेटवर्क लेयर में। तो जो शुरुआत में मिलता है आंसर उसी में होगा। तो पहले क्या दिया है? पैकेट टू फ्रेम, यानी आंसर पैकेट के अकॉर्डिंग देंगे, और पैकेट का मतलब नेटवर्क लेयर, तो आंसर क्या बन जाएगा? नेटवर्क लेयर। क्लियर? नेक्स्ट, हाउ मेनी फॉन्ट इफेक्ट्स आर देयर इन एमएस वर्ड 2021? एमएस वर्ड 2021 में कितने फॉन्ट इफेक्ट हैं? जल्दी से बताइए। फॉन्ट इफेक्ट का मतलब सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, है ना, यही तो होते हैं फॉन्ट इफेक्ट। और टोटल फॉन्ट इफेक्ट लेटेस्ट वाले वर्जन्स में कितने हैं? 5, 4, 7, 8, 9, या पता नहीं, या आता है बताएंगे नहीं? बताइए। बिल्कुल, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर, द करेक्ट आंसर इज 7। कुल कितने फॉन्ट इफेक्ट्स अवेलेबल हैं? 7। कौन कौन से? स्ट्राइक थ्रो, डबल स्ट्राइक थ्रो, सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स और हिडन। तो टोटल कितने हो गए? दैट इज 7। तो ये रहे आपके बेस्ट 40 क्वेश्चंस, और आउट ऑफ 40 आपने कितना स्कोर किया, कितने सही किए, कितने गलत हुए, कितने आते हुए गलत हुए, है ना, ये भी बताइएगा। ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। बताइए मुझे, ये बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, फ्लोर या सीलिंग, है ना, आता ही आता है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एमएस एक्सेल फंक्शन बराबर फ्लोर 34,5? निम्नलिखित एमएस एक्सेल फंक्शन का आउटपुट क्या होगा जहां गिवन है फ्लोर 34,5? बताइए क्या होगा इसका आंसर? 40, 35, 30, 33 या नन ऑफ दीज? आता नहीं है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। आता है, आपको फ्लोर वाला भी आता है, सीलिंग वाला भी आता है, तो कैसे करेंगे और क्या होगा इसका आंसर? कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा आपको ये सेशन? पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको लग रहा है कि पेपर तो ऐसे ही आता है ना, आपने अगर प्रीवियस ईयर दिए होंगे पेपर्स, तो आपको आइडिया जरूर होगा कि पेपर का लेवल सेम यही रहता है, इसी लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, बस एग्जामिनर इन्हीं क्वेश्चन को खेलता है।
है ना। हम जानते हैं एग्जामिनर का काम क्या है, क्वेश्चन की लेंथ को इंक्रीज करना, बड़े करना क्वेश्चन की लैंग्वेज को टफ बनाना, और ये जानना कि इतने बड़े क्वेश्चन को पढ़ने के बाद क्या स्टूडेंट अपने पेशेंस को बनाए रख सकता है, और अगर यस तो आप बैंक के लिए बने हैं। बैंक मतलब पेशेंस, गवर्नमेंट जॉब का मतलब पेशेंस। कस्टमर कुछ भी बोले, आपको आगे से कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि कस्टमर इज अ किंग, यही तो होता है। और यही पेशेंस वो चेक करता है किसमें, आपके क्वेश्चंस में, कि अगर वो क्वेश्चन पढ़ने का पेशेंस रखता है तो इसका मतलब वो बैंक आने का भी पेशेंस रखता है। तो कहेगा आपका स्वागत है, आइए बैठिए, चेयर पर आप ही के लिए चेयर है, आप ही के लिए एसी लगवाया हुआ है, आप ही तो हैं जो हमारे बैंक को चलाने वाले हैं, है ना, आप ही हैं। समझ में आया? तो बिल्कुल यहां पर अगर आप कंप्यूटर को इन डेप्थ लेवल पे पढ़ना चाहते हैं, जो कि बेनिफिशियल रहेगा इस समय, क्योंकि आजकल का जो पेपर का पैटर्न है वो काफी टफ होता जा रहा है ना। ये बात आपने भी देखी होगी। अगर 2-3 सालों के पैटर्न को आप ऑब्जर्व करें तो हर एक सब्जेक्ट का पेपर का पैटर्न क्या बड़ा है। जीए तो भाई साहब आप क्या ही कहने, है ना, कहां से पूछ लेगा, इतना टाइम आप लोग देते हैं जीए में, फिर भी एग्जाम में श्योरिटी नहीं होती कि कितना स्कोर कर पाएंगे। अगर उसका थोड़ा सा पोर्शन भी अगर आपने कंप्यूटर को दे दिया और बढ़िया से एक बार पढ़ लिया, तो ये गारंटी तो है कि जो पढ़ रहे हैं वहां से आएगा ही आएगा, है ना। इफ और बट तो है नहीं कि ये नहीं आएगा, आएगा तो है। टोपोलॉजी आएगा, प्रोटोकॉल आएगा, आईपी एड्रेस आएगा, मैक एड्रेस आएगा, है ना, यहां से आना ही आता है। तो एक बार कॉन्सेप्ट वाइज पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। एक बार पढ़ना है, लाइफ टाइम तो पढ़ना नहीं, है ना। तो करिए मेहनत एक बार अच्छे से, लीजिए सिलेक्शन, 100% दीजिए। हर सब्जेक्ट में 100% जब तक नहीं सोचेंगे तब तक सिलेक्शन से दूर होंगे। हर सब्जेक्ट में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स कैसे ऑब्टेन करें, ये टारगेट बनाकर अगर चलेंगे, सिलेक्शन तभी लेंगे। बैच ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट है तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करके भी आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हमारी सेवाएं निरंतर आपको मिलती रहेंगी, है ना। पूरी कोशिश करेंगे कि कंप्यूटर में तो कम से कम 40 में से 40 क्वेश्चन आप सही करें, है ना। और बस सिलेक्शन लेते समय एक बार ये जरूर कह दें कि थैंक यू सचिन सर, है ना, जो आपने पढ़ाया वो आया जरूर। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है ना, बिकॉज योर मोटिवेशन इज आवर मोटिवेशन। जैसे आपको मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है, वैसे हमको भी मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट है। और हमें मोटिवेशन मिलता है आपकी सक्सेस से, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट से, हमें मोटिवेशन मिलता है आपके चेहरे पर एक मुस्कान से। तो स्टे हैप्पी, आप खुश तो हम खुश। योर सक्सेस इज आवर सक्सेस। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।